नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। BA थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और आज अपने जो अध्ययन का विषय रहेगा वो है अकबर, जो पिछली कई 17 क्लासों से चल रहा है और आज है अकबर का पार्ट 18। अकबर की पिछली क्लासों में हमने जनरली अकबर के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चाएं की हैं। उनकी धार्मिक, उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक, उनके प्रशासनिक, उनकी विजय और संधियां, 1570 का नागौर दरबार आदि की विस्तृत विवेचना की है। साथ ही अकबर के पुत्र जहांगीर का विद्रोह, इसका भी हमने अध्ययन किया है। आज हम अकबर के बारे में, अकबर के शासनकाल में साहित्य एवं कला के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? साहित्य एवं कला। साहित्य व कला का अध्ययन करेंगे। अकबर का जो शासन था वह एक स्थायित्व था। अकबर ने विभिन्न क्षेत्रों में जो सुधार किए थे, जो संस्कृति, मुस्लिम और हिंदू संस्कृति दोनों को उसने प्रोत्साहन दिया था, उसके फलस्वरूप उसके राज्य में स्थायित्व आया और उनकी उन्नति हुई। कला साहित्य का भी भरपूर रूप से उसने राजश्रय दिया, जिसकी वजह से उसके शासन में साहित्य की उन्नति हुई। इस उन्नति को के फलस्वरूप उसके समय विभिन्न जो साहित्यकार हैं वह उसके राज्यकाल में थे और उन्होंने अकबर का जो शासनकाल है उसका और गौरव बढ़ाया। अतः हम अकबरकालीन साहित्य के बारे में, अकबरकालीन कला के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। फारसी साहित्य, पहले फारसी साहित्य का अध्ययन करेंगे। फारसी साहित्य मध्यकाल के इतिहास में अकबर का शासनकाल कला कौशल तथा विद्या की उन्नति का युग था। उसकी उदार तथा हितात्मक नीति एवं विद्या को उसका आश्रय देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि तथा विदेशी आक्रमणों से निश्चिंतता आदि के कारण एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें साहित्य एवं कला का विकास होना स्वाभाविक था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस समय मध्यकाल में धुरंधर विद्वानों द्वारा अनेक साहित्य ग्रंथ लिखे गए। फारसी साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले में मौलिक कृतियां तथा दूसरे में अनुवादित कृतियां, यानी फारसी साहित्य दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो मौलिक, जो किसी ऑथर द्वारा लिखी गई, दूसरी अनुवादित, दूसरा अनुवाद, यानी इनको भी दो भागों में बांटा गया था। मौलिक जो मुख्य लेखकों द्वारा लिखी गई थी, दूसरी जो लेखकों द्वारा उनका अनुवाद फारसी में किया गया था। पहली श्रेणी के साहित्य में पत्रों तथा पद्यों का विशेष स्थान है। उन पत्र संबंधी साहित्य में शैली तथा रचना की दृष्टि से आदर्श समझा जा सकता है, यानी यह उत्कृष्ट रचनाएं समझी जा सकती हैं। अबुल फजल के पत्रों का संग्रह नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा प्रकाशित इंशाए अबुल फजल में है, यानी अबुल फजल जो लिखे गए थे उनको लखनऊ नवल किशोर प्रेस ने भी छापे हैं, इंशाए अबुल फजल के नाम से। उस समय की प्रथा के अनुसार विद्वान ऐसे पत्र लिखकर छोड़ देते थे, जो आदर्श साहित्य समझा जाता था। धर्मांध सम्राट औरंगजेब ने भी, जो कि अबुल फजल को नास्तिक बताता था, अपने पुत्रों से अबुल फजल के पत्रों की शैली की प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखित लेखों का संग्रह भी प्राप्त होता है, यानी अबुल फजल तो था ही, अन्य लेखक के साहित्य भी प्राप्त होते हैं। उस समय की सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह बहुत लाभदायक सामग्री है, यानी उस समय की जो तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैदेशिक, बाजार, प्रशासन आदि की जानकारी प्राप्त करनी है तो वह साहित्य काम आता है।
उनसे वैसी जानकारियाँ प्राप्त भी होती है। उस समय की सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान बहुत लाभकारी सामग्री है वो, जिससे उस समय का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा स्थान फारसी पद्य का है। उस समय साहित्य विचारधाराएं पद्य में लिखकर प्रकट की जाती थी। उस समय जो साहित्य विचारधाराएं थी वो पद्य में लिखकर बताई जाती थी, प्रकट की जाती थी। भारतीय तथा विदेशी मुसलमान दोनों ही इसे पसंद करते थे, यानी भारतीय और विदेशी जो मुसलमान हैं दोनों ही इस प्रकार के साहित्य को पसंद करते थे। मुगल तथा फारस के निवासी अपनी प्रिय सौंदर्य उपासना को फारसी पद्य में बड़ी सरलता से व्यक्त करते थे, यानी जो मुगल और फारसी थे उनको फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, अतः वह अपने विचारों को इस भाषा में लिख देते थे। अकबर के समय में अनेक व्यक्ति अनुभूति अभिव्यक्ति करते थे, यानी अकबर के समय में भी बहुत से व्यक्ति जो व्यक्तिगत अनुभव करते थे उनको भी अपने पद्य का विषय बना लेते थे और उनको लिखते थे। सहस्त्रों विदेशी तथा भारतीय कवि अकबर के दरबार में रहते थे। सैकड़ों विदेशी और भारतीय जो साहित्यकार हैं वो अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के द्वारा उनको आश्रय दिया गया था। अबुल फजल का कथन है, उनमें से बहुत ने पूरा दीवान अथवा मनसवी को लिख डाला, यानी पूरा का पूरा साहित्य लिख डाला, दीवान लिख डाला, मनसवियां लिख डाली। अकबर द्वारा सहायता प्राप्त 59 कवियों का वर्णन आईने अकबरी से ज्ञात होता है, यानी 59 कवियों को जो आश्रय दिया गया था इसका जो जिक्र कर रहा है अबुल फजल कर रहा है। आईने अकबरी में इसके बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त 15 व्यक्ति और भी उन लोगों से संबंध रखने वाले होते थे जिन्हें वे अकबर के निकट कभी नहीं आए, यानी 15 ऐसे व्यक्तियों का जिक्र किया है जो अकबर के कभी निकट नहीं आए और दरबार में रहते थे। उन्होंने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से अपनी रचनाएं अकबर के पास भेजी। 59 कवियों की रचनाओं में से कुछ वर्णन अबुल फजल ने उदाहरण के रूप में अपने ग्रंथों में भी किया, यानी अबुल फजल ने उन 59 कवियों जो 59 लेखक हैं उनका वर्णन भी अपने साहित्य में किया है, अपने ग्रंथ में किया है। उन सब में उनके भाई अबुल फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी उन 59 में से उनके भाई थे अबुल फजल के, अबुल फैजी वो सर्वश्रेष्ठ थे। उन अन्य विद्वान आलोचकों का कहना है कि फैजी उस समय ही नहीं वरन अमीर खुसरो के बाद भी फारसी का भारत का सर्वोत्तम कवि था, यानी अबुल फजल के बाद भारत का सर्वोत्तम जो कवि था वो फैजी था। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दहलवी की श्रेणी में उसकी गणना की जाती थी, यानी भारत के जो नामी साहित्यकार थे उनमें उसकी गणना की जाती थी। इस प्रकार फैजी भारतवर्ष के उन 3 कवियों में से एक था जिनकी रचनाओं को विदेशों में भी सम्मान प्राप्त था, यानी ये जो 3 साहित्यकार थे इनको भारत ही नहीं विदेशों में भी सम्मान प्राप्त था और विदेशी इन्हें बड़े चाव से पढ़ते थे, यानी विदेशी भी इनके द्वारा जो लिखी गई मनसबियां हैं, दीवान हैं, उनको बड़े चाव से इनके साहित्य का अध्ययन करते थे। अकबर के दरबार में फैजी तथा अन्य कवियों ने जो रचनाएं की थी उनके मूल्यांकन में आलोचकों के भिन्न भिन्न मत हैं। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार उन कवियों को कवि कहना उतनी ही भूल है जितनी किसी पत्रिका के प्रारंभ तथा अंत को सुधारने वाले को उसका लेखक मानना, क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को कठिन शब्दावली बनाने, शब्दों के अनेक पर्याय लिखकर विद्वता दिखाने का, असाधारण विषयों को बड़ा चढ़ाकर लिखने का तथा बड़े तुच्छ विषयों पर अपनी लेखनी चलाने में ही प्रयुक्त किया था। यानी जो स्मिथ साहब हैं वो इनकी बड़ी ही निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो एक नॉर्मल विषय को भी बड़ा चढ़ाकर लिख रहे थे, अतः यह एक वो पत्रिका का जो संपादक होता है जो उसमें कांट छांट करता है उसकी भांति है दिया गया, प्रस्तुत किया। अतः उनके द्वारा रचित कविता को कविता नहीं कहा जा सकता। भारतवासियों के तात्कालीन साहित्य कार्य को उत्तम साहित्य का रूप दिया जा सकता है। स्मिथ के सारे विचार तो कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु यह निर्विवाद है कि उस समय फारसी कवियों ने कल्पना की अपेक्षा भाषा पर अधिक जोर दिया, क्योंकि उनके शब्दों में जो उच्च कोटि के जो शब्द थे उनके कई अर्थ निकलते थे। स्मिथ इस बात से भी नाराज था, परंतु ये कह सकते हैं कि स्मिथ की बात से सब तो सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने भाषा साहित्य पर अधिक जोर दिया था। बहुधा उनका प्रधान विषय प्रेम ही रहा था, यानी वो प्रेम पे ही ज्यादा से ज्यादा अपनी कविताएं लिखते थे। उनके श्रेष्ठ विद्वानों में कुरान पर विस्तृत टिप्पणी लिखी, जिनमें से कुछ अपने स्वतंत्र साहित्य महत्व रखती थी। कुछ ने कुरान पर भी टिप्पणियां लिखी और वह उनका स्वतंत्र साहित्य था। इस प्रकार
इस समय का प्रधान कार्य संस्कृत, अरबी, तुर्की, यूनानी भाषा ही श्रेष्ठ कृतियों का फारसी अनुवाद करना था। पिछले कुछ पृष्ठों में बताया मैंने, अकबर ने भारतीय तथा इस्लामी संस्कृति को मिलाकर एक करने का भरसक प्रयत्न किया था। यानी अकबर ने भारतीय और इस्लामी संस्कृति को मिलाने का एक भरसक प्रयत्न किया था। इन दोनों संस्कृतियों के मिश्रित साहित्य के लिए उसने अपने यहाँ अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। यानी साहित्य को अपनी भाषा में लिखने के लिए एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान कार्य करते थे। स्वयं बादशाह के नियंत्रण में यह कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें जीजे दीही मिर्जाई के एक भाग का अनुवाद अमीर फतेहुल्लाह सिराजी ने फारसी में किया था। तजा ज्योतिष संबंधी कृति है तथा तुजुक बाबरी अथवा बाबर के जीवन चरित्र का भी फारसी में अनुवाद किया गया। तुजुक बाबरी का अनुवाद मिर अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुल्ला अहमद बेग, शेख मुनवर तथा अन्य लोगों ने मिलकर मुजमुद्दीन गांवों के शहरों की अनुभव कृतियां का अनुवाद फारसी में किया। स्वयं अबुल फजल ने संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियां जैसे किशन जोशी, गंगाधर, महेश, महानंद आदि का फारसी में अनुवाद किया। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा थानेश्वर के शेख सुल्तान ने महाभारत को फारसी में लिखा और उसका नाम रज़्मनामा रखा। यानी महाभारत का फारसी भाषा में लिखा गया रज़्मनामा। महाभारत का भी अनुवाद किया गया था और उसे युद्धों की पुस्तक जिसका अर्थ है रखा गया। रामायण का अनुवाद भी इन्हीं विद्वानों ने किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में किया। संस्कृत में गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में फेजी ने लिखा। शाहबाद के मुल्ला शाह अहमद ने राज तरंगिणी, जो कश्मीर के शासक की प्रसिद्ध पुस्तक है, संस्कृत का इतिहास फारसी में अनुवाद किया। यानी राज तरंगिणी कलहण की इस पुस्तक जो संस्कृत में लिखी गई थी उसका भी फारसी में अनुवाद किया गया था शाहबाद के मुल्ला शाह मोहम्मद द्वारा। मौलाना शेरी ने हरिवंश पुराण का, अबुल फजल ने पंचतंत्र अनवारे शहीली के रूप में वर्णन किया, मतलब उनका अनुवाद किया। फेजी ने नल दमयंती की कथा का फारसी में अनुवाद किया। फारसी की सभी प्रारंभिक कृतियों में ऐतिहासिक साहित्य सर्वोच्च स्थान पर पाया जाता था। इतिहास के प्रति अकबर के अपार प्रेम तथा साहित्यकारों के सहयोग के परिणाम स्वरूप केवल अकबरकालीन घटना ही नहीं वरन बहुत पूर्व की घटनाओं को भी खोज कर लिखा गया था। यानी सारे जो साहित्य लिखे गए थे वो अकबर के समकालीन ही साहित्य नहीं लिखे गए थे और उससे पहले जो अगर कोई घटना घट गई है उसको भी खोज कर तथ्यों के साथ लिखा गया था। उस समय की प्रसिद्ध रचनाओं में अबुल फजल का अकबरनामा, आईने अकबरी, 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। निजामुद्दीन अहमद की तबाकते अकबरी, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा तथा जौहर का तज़किरात उल वाक़ियात आदि विशेष और विख्यात है। यानी इन पुस्तकों की रचना भी अकबर के समय में हुई थी। अब्बास का सरवानी ने तोहफ़ाई अकबर शाही अथवा तारीख़ शेरशाही लिखी थी। अकबर ने एक अन्य सहस्त्र वर्षीय इस्लाम के इतिहास का संग्रह करने की आज्ञा दी थी। यानी कई शताब्दियों के इतिहास का संग्रह करने की आज्ञा भी अकबर ने दे रखी थी। नकीब खां, ठट्टा का मुल्ला अहमद तथा जफर बेग इस काम को करने के लिए उनको यह जिम्मेदारी दी थी, रखे गए। यह पुस्तक उस समय पर तैयार की गई और इसका नाम तारीख़ अल्फी रखा गया। अबुल फजल ने इस पुस्तक का प्रकाशन लिखा। अन्य इतिहास भी लिखे गए जिसमें अब्दुल कादिर बदायूनी का मुंतखाब उल तवारीख इम्पोर्टेंट है, बदायूनी का, अहमद यादगार का तारीख़ सलातनी अफगाना, बायज़ीद सुल्तान का तारीख़ हुमायूं, नूरुल हक का जुबदातुल तवारीख, असद बेग का वाक़ियात तथा शेख अल हदाद फेजी सरहिंदी का अकबरनामा बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस प्रकार अकबर ने फारसी साहित्यकारों को ये आदेश दिया कि वो जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद करें और अकबर के समय बड़े ही नामचीन जो साहित्यकार थे उन्होंने इन पुस्तकों का अनुवाद किया। क्लियर। अगला है हिंदी पद्य, फारसी, इसके बाद हिंदी पद्य, यानी हिंदी में भी रचनाएं की गई थी।
अकबर का शासनकाल हिंदी पद्य के लिए स्वर्ण काल कहा जा सकता है, यानी अकबर का जो शासनकाल है हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा गया उसको। उसकी राज्य सत्ता के प्रभाव, हिंदू विचारधारा के उसके ज्ञान, उसकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्र नीति तथा प्रत्येक धर्म की अच्छाइयों पर ध्यान देना, आंतरिक तथा बाह्य शांति आदि कारणों से हिंदू भावनाओं तथा साहित्य का पूरा विकास हुआ, पर्याप्त विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी के बहुत से श्रेष्ठ कवियों ने हिंदी की उच्च साहित्यिक कविताएं की रचना की। यानी हिंदी के जो साहित्यकार हैं अब उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि अकबर हिंदू धर्म को उसने प्रश्रय दिया था, उसके द्वारा उस धर्म के लोगों के विचारधाराओं को उन्होंने अपनाया था, समझा था। लिखी हिंदी के प्रधान कवि तुलसीदास, सूरदास, रहीम, खान खाना, रसखान, बीरबल, आदि थे। ये हिंदी के प्रधान जो साहित्यकार थे, जिसमें तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीम जी, खान खाना, रसखान और बीरबल उस समय हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। कितनी बार जी के में ये क्वेश्चन भी आता है कि तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। संसार के सभी आलोचक विद्वान उस समय के समस्त कवियों में से सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास जी को ही मानते हैं। कदाचित वे अकबर के संपर्क में नहीं आए थे, यानी अकबर से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी और न ही वो कभी उनके संपर्क में आए थे। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्ष को बनारस में ही व्यतीत किए थे। यहाँ पर उन्होंने 25 उच्च साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, यानी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखित रचनाएं थी वो 25 उच्च साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति रामचरितमानस, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस मानी जाती है। उन्होंने इस साहित्य को लिखकर साहित्य जगत में अपना नाम को अमृतत्व प्रदान कर दिया। मानस है जो रामायण के नाम से सर्वसाधारण के में विख्यात है। इसमें 7 कांड है। इसमें अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का जीवन चरित्र वर्णित है। श्री रामचंद्र जी को समस्त हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं। तुलसीदास जी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति विनय पत्रिका है, जिसमें अपने इष्ट देव भगवान श्री राम से वह अपनी मुक्ति और उद्धार के लिए विनय के पद लिखे हैं, जिसमें ईश्वर के प्रति विनय संबंधी पद हैं। इतिहास स्मिथ तथा जॉर्ज ग्रियासेन की धारणा है कि रामायण सर्वश्रेष्ठ कृति है तथा तुलसीदास जी एक महान प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनके अनुसार तुलसीदास जी की शैली विषय और पात्रों के अनुसार परिवर्तित हुई है। उनके प्रत्येक पात्र का स्पष्ट व्यक्तित्व उस काल की समस्त विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। ग्रियर्सन और आगे लिखते हैं, समस्त भारतीय साहित्य में तुलसीदास जी का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपनी उपमा प्रकृति से ग्रहण करते थे और उनका वर्णन स्वाभाविक था। दूसरे मुख्य कवि सूरदास जी थे। वे तुलसीदास जी से भी अधिक भावुक तथा अधिक ग्रंथों के रचयिता थे। उन्होंने विशेष रूप से सूरदास जी ने सुरसागर की रचना की। सूरसागर की रचना की। अन्य जिसमें गीतों की रचना की। सूरदास जी के समान बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता उससे पहले तथा उसके पीछे हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ। यानी बाल मनोविज्ञान के जो ज्ञाता थे वो सूरदास जी से पहले और न बाद में कोई दूसरा हुआ है। कुछ आलोचकों उनको तुलसीदास जी से भी काफी अधिक समझते हैं। वे अकबर के दरबार में रहते थे और आगरे के अंधे भाट कवि के रूप में विख्यात थे। यानी वह आगरे में रहते थे और आगरे में अंध भाट कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके पिता रामदास अकबर के दरबारी कवि थे। अन्य हिंदी
कवि भी अकबर के दरबार की सुशोभित करते थे, अन्य हिंदी के कवि भी अकबर के दरबार को सुशोभित करते थे। उसके समय में मुसलमान कवियों ने भी हिंदी की कविताएं लिखी। वास्तव में कुछ मुसलमान कवियों ने हिंदी साहित्य को ऐसा सफल बनाकर वर्णन किया है कि अगर उनके नाम उनके ग्रंथ से हटा लिए जाए तो उन ग्रंथों को अन्य हिंदू लेखकों की कृतियों में मिला दिया जाए तो पहचानना असंभव हो जाएगा। इस क्षेत्र में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सर्वोच्च है, यानी ये मुस्लिम होते हुए भी हिंदी साहित्य में उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो बड़ी श्रेष्ठ और बेजोड़ है। अगर इनका नाम उन साहित्यिक कृतियों से हटा लिया जाए तो ये ध्यान नहीं रह पाएगा कि कौन सी कृति किसके द्वारा लिखी गई है। यानी इतनी बेजोड़ और इतनी सटीक जो उन्होंने रचना की हिंदी साहित्य में, वो वाकई में ही तारीफ के काबिल है। फारसी, अरबी, तुर्की भाषा के विद्वान होने के साथ साथ संस्कृत के धुरंधर तथा हिंदी साहित्य और राजस्थानी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यानी अब्दुल रहीम खान खाना एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे और धुरंधर कवियों में से एक थे। उनके द्वारा रचित सैकड़ों पद हमको प्राप्त हैं। उनका हमारे हिंदी साहित्य में एक आदरणीय स्थान है। प्रतिभा संपन्न अब्दुल रहीम खान खाना की कविताओं पर ध्यान दिए बिना भी गद्य साहित्य का इतिहास कभी पूर्ण नहीं होता, समझा जा सकता है। वे तुलसीदास जी के मित्र थे और उनका अपना पत्र व्यवहार रखते थे। यानी ये तुलसीदास जी के मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, और वो अपना पत्र व्यवहार उनसे करते थे। दूसरे मुसलमान हिंदी कवि रसखान थे, यानी ये भी मुस्लिम कवि थे रसखान जी। इन्होंने भी हिंदी साहित्य में बहुत सी कृतियां, बहुत से पदों की रचना की थी। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी मुस्लिम थे फिर भी हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जिनमें श्री कृष्ण जी का वृंदावन के कुंजों में निवास करने का वर्णन है। अकबर के दरबार में बीरबल, मानसिंह, टोडरमल अन्य हिंदी कविता के प्रेमी थे। अकबर स्वयं हिंदी कविताओं में से प्रेम करता था तथा उसने उसकी उन्नति के लिए बहुत से हिंदी कवियों को संरक्षण दिया था। यह कहा जाता है कि उसने स्वयं भी कविताएं हिंदी में लिखी थी, इसलिए यह कहना असत्य न होगा कि अकबर के समय हिंदी कविता की अत्यधिक उन्नति हुई थी। यानी अकबर के समय भी हिंदी के जो महान कवि हुए हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अकबर स्वयं भी उनसे प्रेरित था और स्वयं भी हिंदी में साहित्य की रचनाएं, पदों की रचनाएं, कविताएं लिखता था। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि साहित्यिक प्रवृत्तियां दरबार और दरबारियों तक ही सीमित नहीं थी। वास्तव में यह जनता की प्रवृत्ति थी और देश के अंदर काफी संख्या में हिंदी के विद्वान और कवि थे जिन्हें स्थानीय जमींदारों, रईस व्यक्तियों द्वारा आश्रय दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति उस समय की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, विशेषताओं को जानना चाहता है तो मिश्र बंधु विनोद तथा रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ सकता है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल हैं, मिश्र बंधु हैं आदि ने उस समय की जो कवि हैं और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया और उन्होंने इस समय को हिंदी के लिए स्वर्णकाल कहा है। वो इनके साहित्य को पढ़कर जान सकता है। ये हो गए अकबर के काल में फारसी और हिंदी साहित्य की जो उन्नति हुई थी उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। हिंदी साहित्य में तुलसीदास, सूरदास, रहीम खान खाना, रसखान और बीरबल ये उस समय के महान हिंदी साहित्य के कवि थे और जिनमें सूरदास ने लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका लिखकर साहित्य के जगत में अपने नाम को अमरत्व प्रदान किया। इस प्रकार हम अकबर की काल की फारसी और हिंदी साहित्य की रचनाओं को हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। नेक्स्ट अध्ययन करेंगे चित्रकला। अगला अध्ययन करेंगे हम चित्रकला के बारे में, यानी अकबर के काल में चित्रकला की कैसे उन्नति हुई, क्या बातें हुई, उनके बारे में। कुरान में इसका निषेध होने पर भी अकबर चित्रकारी से प्रेम करता था। यानी चित्रकला का कुरान में निषेध माना गया है चित्रकला को, फिर भी अकबर इससे प्रेम करता था। वह कहता था कि चित्रकार मनुष्य को अधर्मी बनाने के स्थान पर अपने कार्य में व्यक्तिगत आकर्षण प्रदान करने के लिए उसे ईश्वर की ओर झुकने में सहायता देने के लिए बाध्य करती है। यानी वह कहता है कि चित्रकारी द्वारा वह ईश्वर की ओर ही उन्मुख होता है। अकबर की तरह सफवी वंशीय फारस के बादशाह भी कला को उदार संरक्षक थे और उन्होंने कुरान के निषेध का कोई ध्यान न रखते हुए चीन अथवा मंगोल की चित्रकारी को भारत में प्रचलित किया।
तथा सर्वश्रेष्ठ चीनी चित्रकारों को अपने देशवासियों को चित्रकारी सिखाने के लिए आमंत्रित किया। सर्वप्रथम चित्रकार निर्जीव वस्तुओं तथा पेड़ों, पहाड़ों, नदी आदि के चित्र बनाया करते थे। फिर उन्हें चिड़िया, जानवरों के चित्र बनाना शुरू किया। तब अंत में वह मनुष्य का चित्र बनाना भी सीख गया। इस कला के मध्य एशिया में सबसे अधिक ज्ञात हिरात में बिजहार तथा उसके शिष्य तब्रीज के आगा मीरग थे। बिजहार पहले सुल्तान हुसैन बेगरा के दरबार में रहता था, परंतु बाद में फारस के शाह इस्लाम शाह के दरबार में आ गया। उसको चीन तथा मंगोली चित्रकारी को सुधार कर पूर्ण रूप से फारसी चित्रकारी में परिवर्तित करने का आश्रय प्राप्त है। यहाँ पर यह कला अकबर की आज्ञा द्वारा पारसवर्त में लाई गई, उसके दरबार में बस गई। यह उस भारतीय चित्रकला में मिल गई जो संरक्षण के अभाव और उपेक्षा के बावजूद प्राचीन काल से चली आ रही थी। 16वीं शताब्दी में अजंता की चित्रकारी के द्वारा उस शैली का अनुकरण किया गया है। अकबर के दरबार के चित्रकारों की प्रवीणता के विषय में अबुल फजल लिखता है, यह सत्य है कि हिंदुओं के चित्र हमारी चित्रकारी को मात करते हैं। वास्तव में संपूर्ण संसार में अनेक समान चित्रकार थोड़े से पाए जाते हैं, यानी संपूर्ण संसार में समान चित्रकार बहुत थोड़े से पाए जाते हैं। आईने अकबरी भाग फर्स्ट प्रश्न संख्या 107। अकबर के दरबार में इन दोनों फारसी और भारतीय शैलियों का एक समान रूप से चित्रकार प्रारंभ हो गया। कालांतर में यह शैलियां लगभग एक सी हो गई, यानी ये दोनों शैलियां मिलकर एक हो गई। इस कला में जो विदेशी गुण थे धीरे धीरे लुप्त हो गए। अंत में यह पूर्णतः भारतीय बन गई, यानी चित्रकला पूर्णतः भारतीय बन गई। इसका क्रमिक विकास तारीख-ए-खानदानी तैमूरिया तथा बादशाहनामा, जो कि पटना का खुदाबख्श सार्वजनिक पुस्तकालय में रखी हुई है, यानी ये दो चित्रकारी की दो कृतियां हैं, तारीख-ए-खानदानी तैमूरिया और बादशाहनामा, जो संग्रहालय में खुदाबख्श संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है और देख भी सकते हैं। अकबर का संरक्षण पाने के लिए बहुत से उत्तम चित्रकार उसके दरबार में आए। उनमें से योग्य और संख्या में अधिक हिंदू चित्रकार ही थे, यानी अकबर के जो शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार आए उनमें हिंदू चित्रकार ही सबसे ज्यादा थे। उन्होंने अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर कागजों पर चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया, यानी उनको अकबर ने उसकी जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी आगरा में, उसकी दीवारों पर चित्र और पेपर पर चित्र बनाने का कार्य उनको सौंपा गया। अकबर के दरबार के सहस्त्र चित्रकारों में से 13 हिंदू थे जो मनुष्य का चित्र बनाने में दक्ष थे, यानी अकबर के शासनकाल में 13 हिंदू ऐसे चित्रकार थे जो किसी भी मनुष्य का चित्र बनाने में दक्षता प्राप्त थे। उनमें से मुख्य चित्रकार दसवंत, बसावन, केसु, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकरण, सावला, हरिश्चंद्र तथा राम थे, यानी ये जो हिंदू चित्रकार थे उनके नाम हैं, जिनमें दासवंत, बासवंत, केसु, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, खेमकरण, सावला, हरिवंश तथा राम प्रमुख थे। ये चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में चित्र बनाते थे। दासवंत कहार का लड़का था, यानी कहार का लड़का था जो डोली उठाता था, उसका लड़का था जो पालकी ले जाया करता था। वह दीवार पर चित्र बनाने का बहुत शौकीन था। एक बार अकबर ने इसको चित्र बनाते हुए देखा, उसकी चित्रकारी को परखा। अकबर ने उसे तुरंत ही राज दरबार में चित्रकार नियुक्त कर लिया, यानी कहार का लड़का था, उसे एक ही बार में उसके चित्र को देखा, परखा और उसे दरबार में आमंत्रित कर दिया और उसके कार्यों में सहायता प्रदान की। जब उसको यश पराकाष्ठा पर पहुंचा वह पागल हो गया, यानी उसका यश जब पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो वह पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। बासवन को कुछ आलोचक दसवंत से भी बड़ा चित्रकार मानते हैं। उसने चित्र के पीछे के धरातल तथा आकृतियां के चित्र बनाना, रंगों के बंटवारे तथा मानव चित्र बनाने में ख्याति प्राप्त की थी, यानी दासवंत से भी बड़ा चित्रकार बासवन को माना और उसे जो चित्र बनाया उसके पीछे के जो चित्र है वो बड़ा ही उनमें महारथी प्राप्त था। आईने अकबरी में वर्णित बहुत से हिंदू चित्रकार कायस्थ, चितेरे, सिलावट, खाती जाति के थे, यानी कोई एक जाति के नहीं थे, अलग अलग जातियों के चित्रकार थे।
उनमें से भी कुछ को महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा के चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया। यानी रज्मनामा रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद है और उसकी जो कथा के अनुसार जो चित्र बनाने के लिए उनको कहा गया कि आप भी इनके बारे में चित्र बनाएंगे। अकबर ने चित्रकारी का एक पृथक विभाग स्थापित किया। इसके प्रधान अपने दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार ख्वाजा अब्बू सम्मद को बनाया। यानी अकबर के समय चित्रकारी के लिए एक अलग से विभाग का गठन किया गया और उसका जो हेड है ख्वाजा अब्बू सम्मद को बनाया गया। अब्बू सम्मद फारस का निवासी था जो कि सिराज से आया। उसको श्री कलम अथवा मधुर लेखनी की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा अब्बू सम्मद को श्री कलम यानी मधुर लेखनी की उपाधि दी गई थी। बादशाह ने स्वयं इस विभाग का निरीक्षण किया तथा उसको हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया। दरबार के चित्रकार जितने चित्र बनाते थे उनका प्रत्येक चित्र सप्ताह बादशाह के सामने रखा जाता था। यानी दरबार में जो चित्रकार थे ये कोई चित्र बनाते थे तो सप्ताह में एक बार बादशाह के सन्मुख उसे रखा जाता था। दरबार के चित्रकार जितने भी चित्र बनाते बादशाह उन्हें देखता। साथ ही जिन लोगों के चित्र अत्यधिक सुंदर होते उनका वह इनाम भी देता था। यानी बादशाह द्वारा उनको उपयुक्त इनाम भी दिया जाता था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। जिन चित्रकारों के चित्र बादशाह पसंद कर लेता उनको केवल विशेष इनाम ही नहीं देता था बल्कि उनके वेतन में भी वृद्धि करता था। कलाकारों को शाही कर्मचारी समझा जाता था। वे शाही नौकरी में मनसब का पद भी ग्रहण करते थे। यानी उनको भी मनसबदार बना लिया जाता था और उन्हें नौकरी दी जाती थी। वे अपने वेतन अपने पद के अनुसार प्राप्त करते थे। चित्रकारी विभाग का प्रधान यानी चित्रकारी विभाग का प्रधान कौन है? ख्वाजा अब्बू सम्मद 400 का मनसबदार था। यानी ये जो चित्रकारी विभाग था अकबर द्वारा खुलवाया गया था और उसका हेड था ख्वाजा अब्बू सम्मद। उसको 400 की मनसब प्रदान की थी और उनका जो वेतन है पद है वो उसी से तय हुआ था कि किस प्रकार के वह चित्रकार हैं। परंतु उसका दरबार में प्रभाव अन्य बराबर वाले पदाधिकारियों से अधिक था और उनका जो प्रभाव था ख्वाजा अब्बू सम्मद का अन्य जो दरबारी थे उनसे अधिक उसका प्रभाव था। अकबर का चित्रकारी के प्रति प्रेम तथा उसको हर प्रकार का आश्रय प्रदान करना की उसकी भावना के कारण चित्रकारी स्कूलों की स्थापना हुई। यानी चित्रकारी स्कूलों की भी स्थापना हुई क्योंकि अकबर ने उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। अतः उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ था, अत्यधिक विकास हुआ था। तथा हम राष्ट्रीय भारतीय स्कूल जिसे कह सकते हैं, यानी अलग अलग जगह के अलग अलग स्कूल स्थापित हुए चित्रकला से संबंधित और उन्हें भारतीय स्कूल कहा जा सकता है। इसमें भारत के प्रत्येक स्थान से तथा विदेशों से विद्यार्थी चित्रकारी पढ़ने के लिए आते हैं। यानी चित्रकार की स्कूल खुली और भारत ही नहीं विदेशों से विद्यार्थी इसमें अध्ययन करने के लिए आते थे। वे भिन्न भिन्न जाति तथा धर्मों के थे किंतु उनके सामने एक ही आदर्श था, वह कि उच्च दर्जे का चित्रकार बनना। यानी जो चित्रकारी सीखने आते थे उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उच्च दर्जे का चित्रकार बनना जिसका सम्राट जो कि कला का महान पारखी था पसंद कर सके। यानी उसके द्वारा बनाए गए चित्रों का जो महान सम्राट है और कला का महान पारखी है वह उसको पसंद करे, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बनना चाहते थे। इसके साथ ही सुंदर लेखन कला भी अकबर के समय में अच्छी थी। चित्रकला के साथ साथ सुंदर लेखन कला का भी, जिसका भारतवर्ष फारस तथा चीन में बहुत आदर था। इसको एक ललित कला माना जाता था। बहुत से मुगल सम्राट इससे प्रेम करते थे और इसे प्रोत्साहन देते थे। यद्यपि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी वह इसमें रुचि रखता था। अतः उसने बहुत से सुलेखक जो अच्छा लेखन कार्य करते थे लेखकों को अपने दरबार में नियुक्त किया था। इनको बादशाह ने अपने पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकों की प्रतिलिपियां कन्वर्ट करने का काम दिया। यानी बहुत सी प्रतिलिपियां हैं उनको सुंदर सुलेखों में लिखने का कार्य इनको दिया गया। जिस प्रकार चित्रकारी के एल्बम बनते हैं उसी प्रकार अच्छे लेखों के भी एल्बम बनाए गए। अबुल फजल हमको बताता है कि अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी। यानी 8 प्रकार की लेखन कला अकबर के दरबार में प्रचलित थी, जिनमें 8वीं नश्तालीक
अकबर को विशेषतया पसंद थी, यानी आर्ट की जो कला थी नश्तालीक, वो अकबर को बड़ी पसंद थी। ये पूर्णतः टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों में लिखी जाती थी। अकबर के दरबार में सबसे अच्छा लेखक मोहम्मद हुसैन, यानी अकबर के समय में जो सर्वश्रेष्ठ जो लेखन कला लिखता था उसका नाम था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी उस समय का सर्वश्रेष्ठ लेखक था, लेखक या लेखन कला का पारंगत था। मोहम्मद हुसैन कश्मीर था, उसको जर्री कलम की उपाधि प्रदान थी, यानी इसको जर्री कलम की उपाधि प्रदान थी। शीरी कलम ख्वाजा अबू सम्मत, जर्री कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इसको प्राप्त थी, यानी सर्वश्रेष्ठ था अकबर की नजर में, अकबर के दरबार में। इसके अतिरिक्त दरबार में और भी प्रसिद्ध सुलेखक थे, जैसे मौलाना बाकीर, मशाद के निवासी मोहम्मद अमीन मीर हुसैन कलंकी आदि अन्य। इससे ही संबंधित जिल्द साजी तथा जिल्दों पर सुंदर चित्रों से सुसज्जित करने की कला थी। वे व्यक्ति जो पुस्तकों पर जिल्द बनाने, उनके हाशिए तथा मुख पृष्ठ पर चित्र बनाने तथा उनमें दिए गए विवरण अथवा प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए चित्र बनाने के नियुक्त कर रखे थे, यानी किताब के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बनाने के लिए, पीछे चित्र बनाने के लिए अलग से एक विभाग था और उसमें भी अकबर रुचि लेता था। उस समय लिखी गई दर्जनों पुस्तकें जिन पर सुंदर जिल्द साजी तथा चित्रों से सुसज्जित करने का काम किया गया था हमको प्राप्त है तथा देश के विभिन्न पुस्तकालयों में सुरक्षित है। उनके द्वारा अकबर तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय ही सुंदर सुलेखन कला तथा चित्रकला के उच्च स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी इस प्रकार अकबर ने जो जिल्द साजी का काम करवाया वो उस समय की उत्कृष्टता का प्रमाण है। और आप पता लगा सकते हैं कि उस समय जो चित्रकला थी, लेखन कला थी, वो किस दृष्टि में या कितने हाई लेवल पर थी, उच्च स्तर को प्राप्त हो गई थी। अतः इस क्लास में हमने अकबर की चित्रकला, अकबर की सुंदर लेखन कला और अकबर के हिंदी साहित्य, अकबर के समय के फारसी साहित्य की विस्तृत चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको यह चीजें समझ में आई होगी। साथ ही अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जर्री कलम की उपाधि दी, क्योंकि वह अच्छा सुंदर लेखन का कार्य करता था। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आगे।